कौन था बेताल और क्यों राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ने गए थे? एक तांत्रिक 32 लक्षण वाले स्वस्थ ब्राह्मण पुत्र की बलि देने का तांत्रिक अनुष्ठान करता है ताकि उसकी आसुरी शक्तियां और बढ़ जाए। इसी हेतु वह एक ब्राह्मण पुत्र को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है, परंतु वह ब्राह्मण पुत्र भागकर जंगल में चला जाता है और वहां उसे एक प्रेत मिलता है जो ब्राह्मण पुत्र को उस तांत्रिक से बचने के लिए शक्तियां देता है और वही प्रेत रूप में पेड़ पर उल्टा लटक जाने को कहता है और यह भी कहता है कि जब तक वो उस पेड़ पर रहेगा तब तक वह तांत्रिक उसे मार नहीं पाएगा। वही ब्राह्मण पुत्र बेताल होता है। कपटी तांत्रिक एक भिक्षुक योगी का स्वांग रचता है और राजा विक्रम के पराक्रम और शौर्य गाथाओं को सुनकर अपना काम निकलवा लेने का जाल बिछाता है और राजा विक्रम को यात्रा के दौरान प्रतिदिन एक स्वादिष्ट फल भेंट भेजता है जिसके अंदर एक कीमती रत्न रूबी होता है। इस भेद का पता लगाने राजा विक्रम उस भिक्षुक की खोज करते हैं। अंततः राजा विक्रम उसे खोज लेते हैं। चूंकि उस ढोंगी भिक्षुक में स्वयं बेताल को लाने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वह स्वांग रचकर राजा विक्रम से उस पेड़ पर लटक रहे प्रेत बेताल को लाने के लिए कहता है। राजा विक्रम उस तांत्रिक की असल मंशा से अनजान उसका काम करने निकल पड़ते हैं। राजा विक्रम पेड़ से बेताल को हर बार उतार लेते और उस भिक्षुक के पास ले जाने लगते। रास्ता लंबा होने की वजह से हर बार बेताल कहानी सुनाने लगता और यह शर्त रखता है कि कहानी सुनने के बाद यदि राजा विक्रम ने उसके प्रश्न का सार्थक उत्तर ना दिया तो वह राजा विक्रम को मार देगा और अगर राजा विक्रम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो वह रूठकर फिर से अपने पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाएगा। घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बेताल को वश में करके अपने पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफर लंबा होने के कारण बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम दगड़ू था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। दगड़ू एक कामचोर और आलसी लड़का था और दिन रात सपने देखा करता था। दगड़ू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन दगड़ू को सपना आता है कि कुछ लोग नव विवाहित दंपति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। दगड़ू ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस लेने दगड़ू की मां के पास आती है। दगड़ू फौरन उसे सपने वाली बात कह देता है। वह लड़की अपनी मां और ससुराल वालों को ये बात बताती है, पर सब लोग इस स्वप्न वाली बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला वाकया सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में दगड़ू पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरों से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा ही होगा। और शक की बिना पर सारे लोग मिलकर दगड़ू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात दगड़ू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधरान का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले ही दिन चौधरान उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर दगड़ू की मां के पास पहुंचती हैं और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात दगड़ू फौरन अपनी मां से और चौधरान से कह देता है। चौधरान गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उल्टा दगड़ू की मां को ही कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। चौधरान गुस्से में जली कटी सुनाकर मां बेटे को भला बुरा कहकर वहां से चली जाती हैं। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी ना किसी तरह आग की चिंगारी चौधरान के भव्य मकान के पर्दों में लग जाती है और देखते देखते रौद्र रूप धारण करके पूरा मकान जलाकर खाक कर देती है। चूंकि दगड़ू इस बारे में पहले ही भूल चुका था, इसलिए सब उसे काली जुबान का बोल उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं। दगड़ू समझ नहीं पाता है कि लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है।
खैर, दगडू एक दूसरे राज्य चला जाता है जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दें। दगडू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहां मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। दगडू चौंक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। दगडू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है। तभी उनका का रथ रुकवा कर अपने स्वप्न वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहां एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत दगडू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेज देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ राजा ने दगडू को पुरस्कार क्यों दिया, और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि दगडू ने अमंगल स्वप्न देखकर उसका वृतांत बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए उसने दगडू को पुरस्कार में सुवर्ण हार दिया, और दगडू काम के वक्त सो गया इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बेताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा विक्रम के उत्तर देने के कारण हाथ छुड़ाकर वापस पेड़ की ओर उड़ गया।